गुड इवनिंग गाइस, एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेकरूट कंप्यूटर एजुकेशन में। आज हम लोग सी लैंग्वेज की सेकंड क्लास लेंगे और सी लैंग्वेज के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जानेंगे जिनको आपको याद करने की ज़रूरत है। इंटरव्यूज़ में कई बार पूछ लेते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, थ्योरेटिकल है। इसके बाद हम लोग प्रोग्रामिंग पर सीधे आते हैं और प्रोग्रामिंग शुरू करते हैं, समझते हैं सी का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, कैसे सी के प्रोग्राम्स को रन करते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में सीखेंगे। तो जैसा कि कुछ पॉइंट्स मैंने लिख दिए थे टाइम को सेव करने के लिए। सी इज अ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मीन्स होता है आपका, इसमें उप्स कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं हो सकता। एक प्रोसीजर मतलब फंक्शन बाय फंक्शन चलती है, ये टॉप टू बॉटम बॉटम इसकी अप्रोच रहती है। ऊपर से शुरू करता है कंपाइलर और एक एक करके रीड करना शुरू करता है बॉटम तक। पहले मेन फंक्शन को रीड करता है, उसके बाद फंक्शंस जो होते हैं, सब फंक्शंस आ गए, हम फंक्शंस के बारे में सीखेंगे, उनमें जाते हैं। तो इसको एक सिंपली कहा जाता है प्रोसीजर, मतलब वन बाय वन प्रोसीजर बाय प्रोसीजर चलेगी। प्रोसीजर फंक्शन का ही दूसरा नाम प्रोसीजर भी होता है, प्रोसीजर कई बार प्रोसीजर कहते हैं। तो प्रोसीजरल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें आप फंक्शन डेवलप कर सकते हैं। इट वॉज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची इन 1972। 1972 में डेनिस ने इन्होंने किया था, AT&T बेल्स लैब में किया था, AT&T बेल्स लैब। बेसिकली जो इसको डिजाइन किया गया था, इसको डेवलप करने के पीछे रीजन था इस पर ऑपरेटिंग सिस्टम्स को या अदर कंपाइलर्स को राइट करना, ताकि और अच्छे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस या ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप हो सकें। सी प्लस प्लस इसका सुपर सेट है। जो काम सी नहीं कर पाया, सी में क्या नहीं कर पाया, मैंने आपको बताया कि सी एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है, इसमें उप्स कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं होता। तो सी प्लस प्लस को बनाया इसलिए गया कि इसमें 100% उप्स कॉन्सेप्ट आपका फॉलो हो जाता है। सी इज अ जर्नल पर्पस हाई लेवल लैंग्वेज। एक आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है जो डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकती है मशीन के साथ में भी, मशीन कोड में भी इंटरेक्ट कर सकती है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिटन इन सी। यू कैन इमेजिन दैट, अगर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें एक पूरा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा जा सकता है, 1973 में लिख दिया था इसको, तो कितनी वास्ट होगी अपने आप में, कितनी बड़ी लैंग्वेज है, और आपने कितना अच्छी तरह से इसको सीखना है, इतना हैंडी हो जाना है कि फिर आप कोई भी लैंग्वेज आसानी से सीख पाएँ। सबसे अच्छी बात है कि अगर आप सी के कोड को सीख लेते हैं एक बार, तो आप PHP में भी सिमिलर कोड मिलता है आपको, .NET में भी सिमिलर मिलता है, जावा में भी सिमिलर मिलता है। थोड़े बहुत उनकी अपनी प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन कोड करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी फिर। तो ये बेसिक कुछ चीज़ें थी, इनको आप याद कर सकते हैं। कई बार पेपर्स में पूछ लेते हैं जैसे कब उसको डेवलप किया गया, या यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस लैंग्वेज में लिखा गया, ये कुछ चीज़ें हैं। या सी इज द और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और द प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इस तरह से तो आपको याद होना चाहिए कि ये प्रोसीजरल लैंग्वेज है। ठीक है, तो अब ये कुछ मैंने बेसिक चीज़ें इसके बारे में बताई, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। वैसे एक जनरल लैंग्वेज उसके लिए बता दूं कि सी लैंग्वेज से पहले बी लैंग्वेज को लिखा गया था, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी कि इसका जो कोड था, जो भी आप प्रोग्राम करते हैं उसको, वो पोर्टेबल नहीं था। मीन्स एक मशीन से एक मशीन में कोड कर दिया, उसको आप उठा के दूसरे मशीन में लेके जाएंगे, वहाँ रन करेंगे तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसके ही लिए बनाया गया सी लैंग्वेज। अब इसके कोड को आप इस मशीन में डेवलप कर लीजिए और n नंबर ऑफ मशीन्स में चला लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कुछ बेसिक्स है। अब चलिए शुरू करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारा कि इसमें हम लोग प्रोग्राम्स कैसे लिखते हैं, क्या इसका स्ट्रक्चर है। कुछ चीज़ें नोट करने वाली हैं, पहले इनको समझ लेते हैं। नोट, सी एंड C++ both are block structural लैंग्वेज। सी और C++ दोनों ही आपकी ब्लॉक स्ट्रक्चरल लैंग्वेज है। मींस एक ब्लॉक ओपन होगा तो वो ब्लॉक क्लोज भी होगा। इसको जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो हम समझेंगे, ये होता है एक। दूसरा चीज क्या है, एवरी स्टेटमेंट एंड्स विद
सेमीकोलन, ये आपने देखा होगा, सेमीकोलन से ब्रेक होती है हर स्टेटमेंट। तो ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है। इसलिए याद रखनी है कि मैं चाहता हूँ कि जब आप प्रोग्रामिंग कराएं तो आप अगर अपनी नोटबुक में कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, एक आपने दो नंबरों को जोड़ने का प्रोग्राम बनाया या कोई एक बड़ा प्रोग्राम बनाया, अगर आपने नोटबुक में एक बार लिख दिया तो आप एरर फ्री कोड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसके लिए आप एक सिस्टम पर बैठ रहे हैं फिर उसको रन कर रहे हैं एग्जीक्यूट, नहीं, आप श्योर होने चाहिए कि ये मैंने लिखा हुआ है, दैट मीन्स अब 100% सही है, अब इसमें गलती नहीं हो सकती। इस तरीके से अपने आप को डेवलप करना है। तो बेसिक ये दो चीज़ें आपने याद रखनी। सी इज़ द ब्लॉक स्ट्रक्चरल लैंग्वेज, मतलब एक ब्लॉक खुलेगा तो वो बंद भी होगा तभी आगे काम करेंगे, और हर स्टेटमेंट सेमीकोलन से टर्मिनेट होती है। ये दो चीज़ें हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी हो, चाहे सी प्लस प्लस या PHP या कोई भी लैंग्वेज, हर लैंग्वेज में इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, ये तीन चीज़ें जरूर होंगी। अगर ये नहीं होंगी तो ये काम नहीं करेगा। आपको उसे इनपुट देना पड़ेगा। इनपुट देने के लिए उसके पास अपने फंक्शंस होंगे, अपने कीवर्ड्स होंगे। प्रोसेस करने के लिए उसके पास फॉर्मूलेज होंगे, फंक्शंस होंगे। और आउटपुट दिखाने के लिए उसके पास अपने फॉर्मूला होंगे, अपने फंक्शंस होंगे। ये तीन चीज़ें हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होती हैं। तो इनको समझते हैं कि हम कैसे इनपुट ले सकते हैं, कैसे हम आउटपुट दे सकते हैं स्क्रीन पर, और कैसे हम उसको प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं आउटपुट के बारे में। अगर हमें मॉनिटर पर यानी कि कंप्यूटर की स्क्रीन पर ऐसे आउटपुट कोई भी वैल्यू शो करनी है, कोई भी नाम शो करना है, तो हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन ऐसा होता है सी के अंदर जो डिस्प्ले करता है जो भी आप उसको बताते हैं, जो भी आप उसको बताते हैं कि आप ये डिस्प्ले कीजिए, वो एज इट इज आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देगा। जैसे इसका हमारे पास में जो फंक्शन है, एग्जाम्पल जो फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है हमारे पास में प्रिंटफ। डबल कोट में मैसेज, जो भी आप मैसेज लिख देंगे डबल कोट बंद, मैंने आपको बताया था हर जो स्टेटमेंट है वो सेमीकोलन से टर्मिनेट होती है, तो आप यहाँ सेमीकोलन से टर्मिनेट, ये इसका एक टाइप है कि अगर आपको कोई भी चीज़ आउटपुट करनी है तो आप इस तरीके से आउटपुट करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिख दिया प्रिंटफ आई एम आशीष। अब क्या होगा, जब हम इसको रन करेंगे तो स्क्रीन पर कुछ नहीं दिखाई देगा, एक स्क्रीन आएगी और उसमें लिखा रहेगा आई एम आशीष। आपने अपने माइंड को इस तरह से डेवलप करना है, इसको सीखते हुए मेरे साथ, कि आपको कुछ कोड को रन करने की जरूरत ना पड़े। समझ लिया, वो डिस्प्ले हो गया। अब ये आपने एक चीज देखा होगा कि मैं इनको स्मॉल में लिख रहा हूं सबको, तो एक नोट और है कि C and C++ both are case sensitive language, means A is not equal to A, दोनों ही अलग अलग हैं। इसीलिए हमेशा C और C++ को स्मॉल लेटर्स में इसका सिंटैक्स लिखा जाता है। कुछ एक आध चीज़ें हैं जो बिल्कुल कैपिटल में लिखी जाती हैं, वो जब हम यूज़ करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी आपको सारा स्मॉल लेटर्स में ही लिखा जाता है।
तो मैंने आपको बताया आउटपुट का एक प्रकार का फंक्शन जो आपके किसी भी मैसेज को एज इट इज आपके कंसोल पर डिस्प्ले कर देता है। अब इसका थोड़ा सा शुरू में आपको सीखने में, जब आप मेरे इस प्रोग्राम को देखेंगे तो थोड़ा आपको औरों के प्रोग्राम कोड को देखेंगे तो थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन कुछ स्ट्रक्चर मैं इस तरीके से कराता हूँ कि आपको वो फिर जब बाद में आप इनको सबको जोड़ेंगे तो आपको एक अच्छा कोड तैयार हो जाएगा। अभी जो हमने सीखा है वो आपने ध्यान में रखना है। अब देखिए फिर आप क्या सीखते हैं। अब हमारे पास आउटपुट हो गया। आउटपुट को अगर हमें मैसेज डिस्प्ले करना है तो सिंपल ही है। अब अगर प्रोग्राम का स्ट्रक्चर देखा जाए तो सबसे पहले हमारे पास में आता है हैश इंक्लूड stereo.h इंक्लूड conny.h। इनको बोलते हैं हेडर फाइल। अब हेडर फाइल में स्टीरियो का मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। जितने भी स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड आपके फंक्शंस हैं उस सारे के सारे इस फाइल के अंदर लिखे हुए हैं, मतलब उनकी डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या यूज किया था, प्रिंट एफ कहाँ है, इसके अंदर। अगर मैंने इस फाइल को इंक्लूड नहीं किया और प्रिंट एफ को लिख दिया तो वो काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि प्रिंट एफ को काम कैसे करना है, एक्ट कैसे करना है, वो कहाँ लिखा हुआ है, इसमें। इसी तरह से कॉन्यो होता है कंसोल के लिए। कंसोल से रिलेटेड जो फंक्शंस होते हैं आउटपुट के, मींस आपकी मॉनिटर की स्क्रीन पर कौन सी चीज कहाँ दिखानी है, वो सारा कंसोल रखता है अपने पास में। कितनी देर तक डिस्प्ले करनी है, स्क्रीन को रोकना है, हटाना है, ये सब काम किसका है, कंसोल का। तो इसके अंदर अलग फंक्शंस होते हैं। अब आपसे पूछ लेगा हेडर फाइल्स क्या होती हैं, इंटरव्यू में नॉर्मली पूछ लेते हैं, या आपके जो BCA के या कोई आप डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं उसमें जो एग्जामिनर आता है प्रैक्टिकल सेशन के टाइम पर इंटरव्यू लेने, तो वो आपसे सिंपल पूछ सकता है, एग्जाम्स में आ जाता है, व्हाट आर हेडर फाइल्स या व्हाट इज अ हेडर फाइल सी। तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। हेडर फाइल्स आर द प्री प्रोसेसिव डायरेक्टरीज that is used to execute the program code। अगर आप इनको इंक्लूड नहीं करेंगे तो आपके प्रोग्राम कोड के चलने की संभावना 0 है। अगर कोई एक फंक्शन जो इनसे रिलेटेड है और आपने उसको अपने प्रोग्राम कोड में यूज किया तो आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो आपको एक एरर देगा कि मुझे इसकी बॉडी नहीं मिल रही कि मैं कहाँ जाऊँ और क्या एग्जीक्यूट करूँ, मुझे नहीं पता कि ये चलेगा कैसे। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास में है वॉइड में। मैंने बताया था आपको ये ब्लॉक स्ट्रक्चरल है, तो यहाँ से ब्लॉक शुरू हो गया, यहाँ पर स्टेटमेंट्स आ गई, CLR SCR इसको जान लेते हैं अभी, और एक फंक्शन जान लेते हैं get ch, और इसको कर दिया बंद। ये मेरा एक बेसिक प्रोग्राम यहाँ से तैयार हो गया। अब 3 प्रॉब्लम और आ गई। ये तो हमें क्लियर था कि ब्लॉक स्ट्रक्चरल है, यहाँ से शुरू हुआ यहाँ खत्म हो गया। अब मुझे पहले वॉइड मेन समझना है, फिर CLR SCR और get ch। तो पहले इन दोनों को समझते हैं, फिर इस पर आते हैं। CLR SCR का मतलब होता है क्लियर द स्क्रीन। ये एक फंक्शन है, इट क्लियर्स द स्क्रीन को क्लियर कर देता है। मतलब जो भी आपने पहले एग्जीक्यूट किया होगा कुछ पुराने प्रोग्राम में, उसके बाद इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे
तो अगर ये नहीं लगा होगा तो उसकी आउटपुट के नीचे आपका कर्सर आएगा जो भी आप काम करना चाह रहे हैं। लेकिन CLR SCR का मतलब मैंने आपको बताया था टॉप टू बॉटम अप्रोच चलती, यहां से चलेगा, सबसे पहले कंपाइलर को मिलेगा CLR SCR, कहेगा इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब डेफिनेशन में लिखा हुआ है किसके, अब CLR SCR को क्लियर करेगा वो, इसका मतलब है स्क्रीन को क्लियर कर देगा और फिर आपके आगे के एग्जीक्यूशन शुरू कर देगा, जो भी एग्जीक्यूशन होंगे। उसके बाद जाएगा गेट CH। गेट CH का मतलब होता है होल्ड द आउटपुट स्क्रीन until user press any key। तब तक आपकी आउटपुट की स्क्रीन को दिखाते रहो जब तक कि यूजर कोई की प्रेस नहीं कर देता। ठीक है, तो गेट सीएच क्या करेगा, आपका जो ये रिजल्ट है, जैसे ये रिजल्ट आया डिस्प्ले करके रखेगा जब तक आप एक इंटर या कोई भी बटन हिट नहीं करते। जब आप हिट करेंगे इंटर का बटन तब वो वापस आएगा आपके प्रोग्राम के जहां आपने प्रोग्राम लिखा होगा। अभी मैं रन करना ही बताऊंगा, धीरे धीरे आ रहे हैं यहाँ पर। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर था। अब आते हैं वॉइड मेन में। वॉइड मेन क्या होता है, मेन जो है आपका सी प्रोग्रामिंग का मेन फंक्शन है। मीन्स मेन फंक्शन मीन्स दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ द सी प्रोग्रामिंग, जो कंपाइलर को ये बताता है कि यहां से यूजर की जो प्रॉब्लम है वो यहां से स्टार्ट है। मीन्स यहां से आप कंपाइलेशन चेक करना शुरू करो कि यूजर क्या चाहता है। कई बार इसको इंट मेन भी लिखा जाता है, लिख देते हैं, लेकिन इंट मेन C++ का है ना कि सी में। सी में आप वॉइड मेन लिखते हैं, लेकिन कई बार लोग इंट मेन लिख के भी सी में काम कर देते हैं और चलता है। लेकिन बस इसमें क्या होता है, इंट अगर है तो लास्ट में रिटर्न 0 लिखना पड़ता है। आगे इसको डिस्कस बताऊंगा मैं क्यों लिखना पड़ता है। अभी आप अगर ज़्यादा यहाँ फंसेंगे तो अभी शुरुआत भी नहीं हुई है, कंफ्यूज हो जाएंगे। और कई लोग इसको ऐसे भी लिख देते हैं मेन, डायरेक्ट ब्लैंक छोड़ के मेन लिख के अपना कोड कर लिया, ये भी ठीक है। इसमें एक वार्निंग आती है बस, बाकी चल जाता है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर है, बस आपने अभी फॉलो करना है वॉइड मेन। अभी कुछ क्लासेस के बाद में आपको इसका मीनिंग बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो होप दैट इतना आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं इसको लेके बिल्कुल परेशान नहीं होना है, मुझे कमेंट कीजिए, आपके डाउट्स क्लियर होंगे। एक बार फिर से मैं थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ। क्या था स्ट्रक्चर, सी प्रोग्राम स्ट्रक्चर कैसे करना है, ये आपकी हेडर फाइल्स हो गई, उसके बाद वॉइड मेन हो गया। अब आपको लिखना है CLR SCR, इसमें स्पेस मत देना बिल्कुल भी, एक साथ है, क्लियर द स्क्रीन। उसके बाद मैंने, अब देखता हूँ आप लोगों को समझ में आता नहीं आता, प्रिंट एफ आई एम आशीष, गेट CH। जब इस पूरे प्रोग्राम को आप रन करेंगे तो आपको रिजल्ट क्या आएगा, आई एम आशीष आपकी स्क्रीन पे। इस बात का ध्यान रहे, कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। मैंने उनसे कहा था कि एक आपका केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, आप इसे स्मॉल में लिखते हैं तो आप कहेंगे कि आपने कैपिटल में क्यों लिख दिया। डबल कोट्स के अंदर मैसेज था इसका, अगर आपको सिंटैक्स याद हो तो मैसेज प्रिंट एफ के डबल कोट्स के अंदर आप स्मॉल या कैपिटल में किसी भी तरह की आप लिख सकते हैं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। वो एज इट इज डिस्प्ले मैसेज है जो आप यूजर को दिखाना चाहते हैं, जो आपके इस प्रोग्राम को रन करेगा। तो इसको आप स्मॉल में लिखें, कैपिटल में कैसे भी। लेकिन अगर इस प्रिंट को मैं पी कर दूंगा कैपिटल,
तो फिर समस्या हो जाएगी, फिर आ जाएगा एरर, क्योंकि उसे प्रिंटफ ये नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपने ये जो है हमेशा स्मॉल में रखना है। इसलिए लिखने का भी आपने इस तरह की हैबिट बनानी है कि ये स्मॉल में ही लिखा जाए सारा कुछ। ठीक है, तो ये आज मैंने आपको एक बेसिक सिखाया। कल से हम लोग दौड़ना शुरू करेंगे। बेसिक्स का कल हम लोग कुछ डेटा टाइप्स के बारे में, वेरिएबल्स के बारे में, इनके बारे में सीखेंगे। और होप दैट आपको ये समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। और चैनल पर नए हैं और आपको लगता है कि चैनल आपके काम आ सकता है और ये सब कुछ सीखने के लिए, तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।